ADTC यूनिवर्सिटी लाहौर से है और उसके बाद मैं अब गवर्नमेंट ग्रेजुएट TA कॉलेज तालीम इस्लाम कॉलेज नागनगर चिन्योट में अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहा हूँ। तो आज थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का ये वाला लेक्चर है लाल बटन। तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के इस लेक्चर कल भी हमने कुछ पढ़ा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, आज सेकंड लेक्चर है। तो आज 28 जुलाई है 2022 वेडनेसडे है। तो आज पहले हम रिकैप कल वाले लेक्चर का कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे कल हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखी थी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक केस में देखा। तो अब वो ये रिलेशन हमें मिलता है C इक्वल्स टू F/2R और F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर मोनोटॉमिक, डायटॉमिक या पॉलीटॉमिक। और इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमने कल नहीं लिखा था, वैसे आज ये नई शेप में आपके सामने रख रहा हूँ। इसको ये देखिए इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आप यहाँ पे गामा को रखें CP/CV, आप यहाँ पे गामा को जरा पुट करें CP/CV, यहाँ पुट करें, ठीक है, और सॉल्व करें। सारा सॉल्व करने के बाद वो CV के इक्वल ही है, ठीक है। तो इसका मतलब CV को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं और इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर वो देखा था, उसको भी हमने कल ये वाली टर्म हमने कल ड्राइव की थी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये कैसे आई थी, ये CP ओवर यानी ये हम जो हमने पढ़ा है CP माइनस CV इक्वल टू R। इस CV को यहाँ पुट करें और इस CV को उधर ले जाए तो हमें CP मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आज एक न्यू शेप मैंने इसे दी, ये पहले कल हमने ये डिस्कस नहीं की। अगेन आप यहाँ पे गामा को और इस गामा को CP/CV पुट करें, सॉल्व करें तो हमें CP मिल जाएगा। इट इज अ न्यू शेप ऑफ CP। अच्छा, इसी तरह हमने कल हीट चेंज इन हीट पढ़ा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है ये होता है NCV डेल्टा T। तो यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, CV जो है वो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो CV को जरा पुट करेंगे ये वाला इस CV को यहाँ पुट करें तो ये शेप में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आज एक न्यू शेप ये दी है मैंने, ये पहले नहीं थी, कल हमने नहीं पढ़ा इसे। ये वाली शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, PV डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि PV डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं है, बाकी 8 स्टेट फंक्शन है थर्मोडायनेमिक्स में। वो सारी लिस्ट मैंने कल आपको गिनवाई थी, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे स्टेट फंक्शन है। इंट्रोपी, गिब्स, फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, दिस ऑल आर स्टेट फंक्शंस। सिर्फ दो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि स्टेट फंक्शन नहीं है बल्कि 5 फंक्शन है। वो दो जो थे, एक वर्क डन था और दूसरा हीट। तो अब ये हीट है और ये दोनों जो है हम कहाँ से निकालते हैं, वर्क डन भी और हीट भी, ये PV डायग्राम से निकालते हैं। जैसे मैं कल आपको बताया था PV डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन भी हम PV डायग्राम से निकालते हैं और इसी तरह जो हीट है वो भी हम PV डायग्राम से निकालते हैं। और PV डायग्राम में क्योंकि वो पाथ बनता है कि एक कर्व इधर को जा रहा है, किधर को आ रहा है, पाथ बनता है। तो अगर पाथ बन रहा है, कर्व बन रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लें तो हमें वहाँ से वर्क डन मिल जाता है। और अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं से दोबारा आ गया, साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में हम एरिया ऑफ द साइकिल जो है जो भी अगर वो सर्कल की शेप में है वो साइकिल एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। वहाँ से रेडियस देख लेंगे PV डायग्राम से, तो वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। अगर वहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इंटीग्रेट कर लेंगे। और साइकिल में बस हमें ये ख्याल रखना होता है कि वर्क डन अगर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है वर्क डन तो फिर वो नेगेटिव होता है। इन चीज़ों को हम मजीद भी देखते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था ये जो शेप है ये एक नई शेप है। ये जो शेप है PV की फॉर्म में, इट्स अ न्यू शेप जिसमें हमने इसको लिखा है डेल्टा QV को, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब ये कैसे ड्राइव हुई है, आप यहाँ से N और R को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। T को आप डेल्टा T को लिखें T2 माइनस T1, ठीक है, और NR को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा NR T2 माइनस NR T1।
तो nRT2 और ये बराबर है P2 की, और nRT1 ये बराबर है T1 D1 के। तो अब वहाँ से ये, और फिर यही वाली फॉर्म जो मैंने ये लिखी थी एन आर, यहाँ पे ये वाली फॉर्म है, यहाँ पर सी बी ये वाला सी ये वाली फॉर्म यहाँ पर। तो ये सारी जो है ये सारी की सारी डेल्टा क्यू बी है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो फिर ये सारी शेप्स एक दूसरे को हमें हेल्प कर रही होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। बात है न्यूमेरिकल में एक चीज़ दी होती दूसरी नहीं दी होती, और कभी दूसरी दी होती तीसरी नहीं दी होती। तो ये तमाम शेप्स लिखने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप इनमें से जो अप्लाई हो रही है वो करें, या इसको आप याद रख लें, बस इसको याद रख लें, और सी भी आपको पता होगा एफ ओवर आर के बराबर है। तो बाकी ये शेप और ये शेप आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डेल्टा क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने कल पढ़ा था, एन सी पी डेल्टा टी के बराबर होता है, और सी पी यहाँ से आप निकाल लें सी वी को ये पुट करके, तो हमें ये शेप मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ भी सेम कि यहाँ पे f प्लस टू f/2 प्लस 1 इसको अलग कर लें, और एन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें T2 माइनस T1 के साथ, तो वहाँ से हमें P2 V2 की फॉर्म मिल जाएगी। और P2 V2 ये फॉर्म में क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, दिस फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। पीवी डायग्राम के नाज़ुम में ये प्रूव कर रहा हूँ कि पीवी डायग्राम के नुक्ते नज़र से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवी डायग्राम में से हमें यहाँ से P1 भी मिल जाएगा, V1 भी मिल जाएगा, P2 भी मिल जाएगा, V2 भी मिल जाएगा। तो आप ये फॉर्म जो है, ये फार्मूला की शेप है, ये अप्लाई करें तो वहाँ से हमें हीट मिल जाएगी, ये चेंज इन हीट मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह जो थर्ड है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। वो आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक, कोई भी है, उससे इंडिपेंडेंट है। ये हमेशा इसी के बराबर है, एन सी वी डेल्टा। इट इज ऑलवेज ट्रू, तमाम केसेस में, तमाम सिनेरियोज में इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी के ही इक्वल हो। तो आप सी वी को वही ये वाला सी वी यहाँ पुट करें, ये आगे नई शेप ये मिल गई है, तो यहाँ से एन आर को अंदर मल्टीप्लाई करें T2 माइनस T1 के साथ, तो ये शेप है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को भी, यहाँ से एक और चीज़ समझ आ रही है कि इंटरनल एनर्जी को भी हम पीवी डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा जो कल मैं कह रहा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम, वो आज ज़्यादा क्लियर होकर आपके सामने आ रही है कि पीवी डायग्राम की थर्मोडायनामिक्स पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो लिहाजा हीट जो है वो हम इस फॉर्म से, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, फॉर सी वी फॉर क्यू वी एट कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये फार्मूला लगा लें, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये फार्मूला लगा लें, और इंटरनल एनर्जी का ये फार्मूला लगा लें। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये फॉर्म और ये फॉर्म मॉडिफाइड फॉर्म। तो आज मैंने ये पांचों जो है ये आपके सामने लिखे हैं, और इनकी ये वाली फॉर्म जो है 1 2 3 ये जो फॉर्म है इस साइड वाली, ये मॉडिफाइड फॉर्म, ये कल आपके साथ शेयर नहीं हुई थी, ये आज आपके साथ शेयर हुई थी, मॉडिफाइड फॉर्म्स। ओके, तो हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि हीट सिस्टम को दी गई, उसके नतीजे में उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और साथ उसने वर्क डन किया। तो अभी तक हमने जिसको टच नहीं किया वो वर्क डन है, वर्क डन आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, उसको अभी हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में चले जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए जो बेसिक हमें बेसिस बनानी थी बन चुकी हुई है, मतलब हीट बनानी थी हमें, तो हीट बनानी भी आ गई है, उसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना भी आ गया है, और हीट को पीवी डायग्राम से निकालने का भी फार्मूला में हमारे सामने मिल चुका है। तो हीट को भी हम देख लेंगे, बाकी क्या बचा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी, तो ये इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, तो वो भी आप पीवी डायग्राम से निकालने के लिए फार्मूला निकाल सकते यूज कर सकते हैं। आप पीछे सिर्फ वर्क डन रह गया, तो उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, अब वर्क डन से जाने से पहले मैं चारों इक्विलिब्रियम, कल हमने जीरो लॉ पढ़ा था, उसके साथ हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। उस वक्त मैंने कहा था कि हम इक्विलिब्रियम को कल, बाकी उसकी जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको हम कल देखेंगे।
इट्स टाइप्स, इस पे बात करते हैं। अच्छा, आज अभी तक वैसे मैं आपके साथ कंटेंट्स शेयर नहीं किए, कंटेंट्स पे थोड़ा सा आपको रवैया बता देता हूँ। उसमें हमने इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स ये पढ़ना है। उसके बाद अभी जैसे मैं बता रहा था वर्क डन, उस पर बात करनी है। वर्क डन के बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाना है, और उसके फिर चारों प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोटोरिक, आइसोबैरिक, और इन चारों में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, चारों में। ठीक है, तो आज हमारा मेन फोकस असल में वर्क डन के ऊपर रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम इक्विलिब्रियम और इसकी टाइप्स में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि अगर हमारे थर्मोडायनामिक जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो स्टेट फंक्शंस हैं, वो वक्त के साथ चेंज ना हो, उनकी प्रॉपर्टीज वक्त के साथ चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम है। यानी कुछ टाइम पहले भी उनकी प्रॉपर्टीज वही थी, और कुछ वक्त गुजरने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शंस की वही हैं, तो हम कहेंगे कि these state functions are in equilibrium। ठीक है, तो if there is no change with time in properties of state functions, in properties of state functions, then system is called in अब इक्विलिब्रियम की टाइप्स देख लेते हैं। वो चार टाइप्स हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम, और फिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आम तौर पे थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज कर दी जाती है बातें। ठीक है, इनको कंफ्यूज किया जाता है, तो इसको हम डिटेल से इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि क्या फर्क है और कैसे इसको देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने कल जीरो लॉ पढ़ा था, तो जीरो लॉ का ताल्लुक जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है T1 इक्वल टू T2 है, दोनों टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा T या dt ये जीरो है। ठीक है, और अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, तो इसकी जो एंट्रोपी है इट इज ओनली फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ई में ई से लिख लें या यू से लिख लें, तो यू से या ई से लिख लें इंटरनल एनर्जी को, ये इंटरनल एनर्जी है, ई या यू। हमने कल भी कंफ्यूज किया था, लिहाजा आप ई यूज़ कर लें या यू यूज़ करें इंटरनल एनर्जी के लिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में एंट्रोपी इट इज द ओनली फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव लें तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई ये बराबर आ जाता है 1/t। तो दिस इज ओनली ट्रू फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस में जो प्रेशर्स हैं वो सेम होते हैं, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि P1 इक्वल टू P2, इसका मतलब है dP इक्वल टू dP या चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। और इसके केस में ये फेसबुक के लोग कह रहे हैं कि ना आवाज़ कम है। आवाज पे ऊंचा बोला जाए, लेकिन स्लो। स्लो साउंड। हाँ ठीक है, ये है वो एक्चुअली नेटवर्क पे डिस्टरबेंस होने वाली है। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दिस, कोई बात नहीं, एक नेचुरल स्टाइल से हटके करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है।
ठीक है थोड़ी आवाज के आने ऊंची रखना ठीक है ओके। थैंक यू। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है उसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो P1 बराबर P2 के वो चेंज इन प्रेशर जो है वो जीरो होगा। अच्छा, इस केस में जो एंट्रोपी है इट इज ओनली फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस में जो एंट्रोपी है इट इज ओनली फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूं तो पार्शियल S ओवर पार्शियल V, तो ये बराबर आता है P ओवर dq। So this relation is only valid for mechanical equilibrium। तीसरा है पार्टिकल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में जो केमिकल पोटेंशियल है ये इक्वल होता है μ1 इक्वल टू μ2, या इसको लिखा जा सकता है d mu या चेंज इन mu इट इज इक्वल टू 0। और इस केस में जो एंट्रोपी है इट इज ओनली फंक्शन ऑफ m, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फंक्शन है, एंट्रोपी इज ओनली फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस केस में पार्शियल S ओवर पार्शियल m इट इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर t। ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने इनके ना वॉल्स डिस्कस नहीं की कि अगर दो कंटेनर्स हैं हमारे पास तो उनके दरमियान वॉल किस तरह की होगी। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो इसके दरमियान जो है कंडक्टिंग वॉल होती है। इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है, ठीक है, वेसल A और वेसल B के दरमियान जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है, और इसी कंडक्टिंग की वजह से उनका जो टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन कर पाएंगे अगर उनके दरमियान जो वॉल है वो कंडक्टिव है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस में ये मूवेबल वॉल, जो वॉल जो दरमियान में बाउंड्री है दोनों सिस्टम के दरमियान वो मूवेबल है। मूवेबल वॉल होने का मतलब ये है कि अगर एक साइड पे प्रेशर हायर है दूसरी साइड पे प्रेशर कम है तो वो उसको मूव करके दोनों प्रेशर को, दोनों साइड के प्रेशर को बराबर ले आएगा, तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। इस तरह का इक्विलिब्रियम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम है इसमें क्योंकि पार्टिकल्स एक्सचेंज हो, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों साइड पे दोनों वेसल्स में आपस में पार्टिकल मैस एक्सचेंज हो जाएगा, पार्टिकल्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो वो तभी मुमकिन है कि जो दरमियान में जो वॉल है वो पोरस हो, जैसे जाली नहीं होती, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो सके, तो पोरस वॉल में। और अगर पोरस वॉल है तो क्या इसमें पोरस वॉल इंसुलेटिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए? इंसुलेटिंग। तो ये इंसुलेटिंग पोरस वॉल जो है वो, तो तब जो है ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होगा। अब ये तीन इक्विलिब्रियम अब तक हम पढ़ चुके हैं। चौथा इक्विलिब्रियम जो है वो मेन इक्विलिब्रियम है जिसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जो इस तीनों इक्विलिब्रियम अगर साइमल्टेनियसली मेंटेन हो रहे हो तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसलिए यहाँ से आप वाज़ेह हो जाएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी सेम नहीं है, इसी में कंफ्यूज करते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं कर पा रहे हो। इसलिए अगला जो फोर्थ है, ये पहला, ये दूसरा इक्विलिब्रियम और ये तीसरा इक्विलिब्रियम, और चौथा इक्विलिब्रियम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, अब ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ये बराबर है थर्मल इक्विलिब्रियम प्लस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस पार्टिकल इक्विलिब्रियम। तीनों साइमल्टेनियसली मेंटेन होंगे तब हम इसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा इस केस में जो वॉल होगी वो किस तरह की होगी, थर्मल के लिए कंडक्टिंग, मैकेनिकल के लिए मूवेबल
और पार्टिकल्स चेंज करने के लिए। तो ये वाल की खूसियत होनी चाहिए, यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होगा जब जो वाल है कंडक्टिंग भी है, मूवेबल भी है और पोरस भी। इस केस में T1 इक्वल्स टू T2 और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में P1 इक्वल्स टू P2 और μ1 इक्वल्स टू μ2। μ जो है ये केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। और केमिकल पोटेंशियल ये होता है किसी भी सिस्टम में एक पार्टिकल इंटर हो या लीव होने से जो उसकी एनर्जी में चेंज आती है उसे केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसको 4 तरह से डिफाइन किया जाता है। वो हमने जो लास्ट हमारा जो स्कूल 1 हुआ था, डॉक्टर रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल 1 हुआ था, उसमें मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ाई थी, तो उसमें इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो लिहाजा केमिकल पोटेंशियल का ताल्लुक असल में पार्टिकल इक्विलिब्रियम के साथ है, जहां नंबर पार्टिकल्स चेंज होते हैं। तो एक पार्टिकल के एग्जिट करने से या उसके इंटर होने से जो सिस्टम में की एनर्जी में चेंज है उसे हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। इसको 4 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये वो आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, रेफरेंस टू लास्ट लेक्चर ऑफ डॉक्टर रियाजुद्दीन, फर्स्ट डॉक्टर रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल इन स्टैटिस्टिकल थीस लेक्चर्स, ठीक है। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि एंट्रोपी किसका फंक्शन होगा? एंट्रोपी वुड बी फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट वुड बी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इट वुड बी फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल एस ओवर पार्शियल ई करें, कीपिंग v एंड n कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू 1/t थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका फिर डेरिवेटिव लें पार्शियल एस ओवर पार्शियल v से, कीपिंग e एंड n कांस्टेंट, तो ये p ओवर t के बराबर है। और इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल s ओवर पार्शियल n, कीपिंग e एंड v कांस्टेंट, ये माइनस म्यू ओवर t के बराबर है। तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। लिहाजा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के चारों प्रोसेस में कैलकुलेट करना है। तो आप हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वो है वर्क डन। और वर्क डन मैंने आपको बताया था कि वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन है तो इसे कैलकुलेट कैसे करना है? पीवी डायग्राम से। पीवी डायग्राम में आप कर्व बनाएंगे और एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। और अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस में या तो वो सर्कल की फॉर्म बनेगी, ठीक है। जहां भी साइकिल आएगा तो एरिया ऑफ द साइकिल निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, एरिया ऑफ द साइकिल। यानी अगर सर्कल है तो पाई आर स्केल उसका निकाल लें, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ करके उसका आप एरिया निकाल लें, ठीक है। तो वहां से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम वर्क डन है। अच्छा, हमारा जो आम मैकेनिकल वर्क डन है वो बराबर होता है फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स को जब पुट करें उसकी फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में, हमें पता है कि प्रेशर जो है ये होता है फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से F क्या निकलेगा? P इंटू ए, P इंटू ए इंटू डेल्टा डी। तो ये 2 डायमेंशन इसमें, 1 डायमेंशन इसमें, तो 3 डायमेंशन होगी, ये वॉल्यूम बन गई। तो वर्क डन, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक वर्क डन। हालांकि थर्मोडायनामिक वर्क डन के मैकेनिकल वर्क डन ही है, ये भी इसे मैकेनिकल वर्क डन कहते हैं। तो ये थर्मोडायनामिक वर्क डन भी असल मैकेनिकल, कल मैंने आपको बताया था कि हीट और वर्क में एक फर्क है। हीट इज अ नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जबकि वर्क डन जो है वो मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो आप ये देखें कि अभी हमने इसे ड्राइव किया, यही से सीखी। अच्छा, इसकी कंडीशन है कि ये फार्मूला सिर्फ वैलिड है कांस्टेंट प्रेशर, वैलिड एट कांस्टेंट पी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर ऐसा प्रोसेस जिसमें P कांस्टेंट है, तो हम ये सिंपल फार्मूला लगा के तो चेंज इन वॉल्यूम लें, तो चेंज इन वॉल्यूम से हम वर्क डन निकाल लें। और यहाँ से एक और समझ आ रही है कि अगर चेंज इन वॉल्यूम में वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, कर्व इस तरह की बन रही है पीवी डायग्राम में, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो कर्व देखते ही आपने सबसे पहले पीवी डायग्राम को देखते ही कर्व को सबसे पहले ये एनालिसिस करें कि उसका वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो अगर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव। वॉल्यूम किस एक्सिस पे लेते हैं? वॉल्यूम को लॉन्ग एक्सिस, प्रेशर को लॉन्ग वाई एक्सिस, यानी पीवी डायग्राम की हम बात करें तो ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर। चलिए आप एक चलिए ड्रा कर लेते हैं। मतलब ये कर्व है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इसका वर्क डन बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव। वॉल्यूम इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे चेक करें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन या कंप्रेशन, इस फॉर्म में बताएं। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, इंक्रीज वॉल्यूम तभी करेगा जब वो एक्सपेंशन है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रही है, इसका मतलब एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। अच्छा, इस तरह एक और एग्जांपल, दूसरा मतलब है कि ये कंप्रेशन, दूसरा मतलब इसका ये है कि ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशनल प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन स्टडी पीवी डायग्राम। और फर्दर आप एक साइक्लिक प्रोसेस की भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास V है, P है और साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह सर्कल आ रहा है, चलेगा, एलिप्स बना दिया मैंने, चलिए इसको सर्कल समझें, ये सर्कल है। तो अब हमने आमतौर पे तो हम एरिया अंडर द कर्व लेते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व इसको कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस है उसमें एरिया ऑफ द साइकिल इनक्लोज जो है, यानी आप इस केस में अच्छा, इसमें दो चीजें वो भी मेंशन करनी चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन में ये रख लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर है साइक्लिक प्रोसेस की तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज है उसका वर्क डन नेगेटिव होता है। तो इसलिए जब भी क्लोज है शेप आ रही है पीवी डायग्राम में, तो उसकी डायरेक्शन चेक करें और डायरेक्शन के मुताबिक तयन कर लें उसका वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वो उस फॉर्मूले से, मसलन सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर निकालें। तो इसमें कंप्रेशन और जो एक्सपेंशन हो, हाँ जी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नहीं, अगर ये सर्कल बना है तो फिर तो वो इनिशिएटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो। हाँ सेम होगा ना, लेकिन हमने कहा है कि वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो लिहाजा फाइनल माइनस इनिशियल जीरो नो, इसका ऐसे नहीं निकलना, क्योंकि इट इज अ पाथ फंक्शन, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। यही कंफ्यूजन है, अब यही गलती करते हैं कि वर्क डन को हम जब डायग्राम को देखते हैं, यहां से शुरू हुई वहीं पे वापस आ गई तो वर्क डन जीरो नहीं भाई, वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। वो पाथ पे डिपेंड करता है, जब पाथ पे डिपेंड करता है इसका मतलब उसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व या एरिया ऑफ द साइकिल। उस प्रोसेस के दौरान वो कंप्रेस होके एक्सपेंड करेगा। एक आप पूरा साइक्लिक प्रोसेस ले लेना, उसका पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस को ड्रॉ कर लें, ठीक है। दौरान में क्या मतलब, एक प्रोसेस है कंप्रेशन या जो भी बन रहा है उसका एक पूरा साइकिल आप ड्रॉ कर लें। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दी है। अच्छा, इसमें अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल देखते हैं तो एक क्वेश्चन है जी, एक मिनट, मुझे एक और एग्जांपल इसको मुकम्मल कर लेने थे, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। अच्छा, इसमें ना मैं डायरेक्शन ऑपोजिट लेता हूँ जी, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर, इसका वर्क डन कैसे निकलेगा? इसका एरिया इंडिविजुअल पाथ का निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल पाथ। नो,
क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको आपने कैसे करना था पता, यहाँ पे स्केल दिया होगा ना, कोई स्केल के मुताबिक आपने कैलकुलेट कर लेना। अब स्केल यहाँ पे फिर कंप्रेशन है जी नेगेटिव है ना, इसका मतलब कंप्रेशन। तो इसका इनिशिएटिव कंप्रेशन है दूसरे अल्फाज में मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। हाँ ये अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, एक मतलब इसका ये है वर्क डन इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, तो उसका एक मतलब ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम हमें वर्क डन दे रहा है, हमें दे रहा है, मशीन हमें वर्क डन दे रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो पॉजिटिव है। ये दूसरा मतलब एक्सपेंशन। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इसका एक मतलब है कि वो कंप्रेशन है, और दूसरा मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है नेगेटिव। अगर हम ये कहें कि साइक्लिक प्रोसेस में ना सिस्टम एक्सपैंड होता है ना कंप्रेस होता है, वो अपनी वापस उसी स्टेट में आ जाता है, क्योंकि इस कर्व में तो समझ आ रही है कि वो यहाँ पे एक्सपैंड हुआ है, उधर समझ आ रही है कंप्रेस हुआ है। नहीं, यहाँ पे आप अलग अलग देख लेना वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ देखिए इस वाले कर्व में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वाले कर्व में प्रेशर कांस्टेंट है, इस वाले कर्व में वॉल्यूम, वो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल। हाँ प्रेशर वेरिएबल, सॉरी हाँ वापस आ जाएंगे उधर। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल है, इस वाले में वॉल्यूम वेरिएबल है, प्रेशर। हाँ जी वॉल्यूम वेरिएबल है और प्रेशर कांस्टेंट है, और इस वाले में अगेन सेम कि वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर वेरिएबल है, और इस वाले में फिर वॉल्यूम वेरिएबल है और प्रेशर जो अभी है। हम वापस उधर ही आ गए थे जहाँ से शुरू किया था। जी कहने का मतलब ये है ना एक्सपेंशन हुई है ना कंप्रेशन हुई है, सिस्टम वापस उसी स्टेट पे आया है। नहीं कंप्रेशन और उससे गुजर के चेंजेस आ रही हैं। मुझे ये बताएं कि वर्क डन जो P इंटू डेल्टा V हम लिखते हैं, तो P इंटू V2 माइनस V1, तो चेंजेस वॉल्यूम में हम देख रहे हैं, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर हम कंप्लीट साइकिल को स्टडी कर रहे हैं फिर तो चेंज नहीं आएगा इसमें वॉल्यूम में। यहाँ पे सर, देखिए आप इसको अलग अलग देखें ना, अलग अलग देखें। इसलिए मैंने पहले बोला था सर कि हम इंडिविजुअल पाथ का वर्णन निकालें तो फिर भी ये प्रूफ हो जाएगा कि फिर भी हो जाएगा, ठीक है फिर भी हो जाएगा, लेकिन हम आसान तरीका ये है कि आप उसका एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ द साइकिल निकाल दें, तो उससे आपको जो है उसको, और मैग्नीट्यूड के लिए उसको ये देखने के वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्टैंडर्ड तरीके हैं इसको निकालने के। अच्छा अब मैंने आपको ये कहा था कि ये वाला जो फार्मूला है W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ये फार्मूला सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वैलिड है, वेरिएबल प्रेशर के ऊपर ये वैलिड नहीं है। तो लिहाजा अब हम इसको जो है देखते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है तो कर लें। The question है why work positive in clockwise? हमारे Work positive in clockwise. हाँ मतलब इसका हमने कन्वेंशन भी नहीं है, आप उसको करके भी देखेंगे, फिजिकली भी आप निकाल लेंगे पाथ, जैसे आप बता रहे थे अलग अलग पाथ का भी निकाल के देख लें तो वो पॉजिटिव निकलेगा। सर अगर ये वो जो एंटी क्लॉकवाइज का आप अलग अलग पाथ का निकालेंगे तो वो नेगेटिव निकलेगा। तो इसको फिर आप स्टैंडर्ड बनाने का तरीका क्या है कि अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। जी सर ये जो साइक्लिक प्रोसेस अब था उसमें पहले स्टेप में हमने मिसाल के तौर पर पिस्टन ही है हमारा, उसने कंप्रेशन किया और बाद में एक्सपेंशन किया। कहने का मतलब ये है कि पिस्टन तो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ गया है, तो पिस्टन में तो कोई चेंज नहीं है जो वो बात कर रहे थे। वर्क तो दे दिया ना उसने। अच्छा पिस्टन मूव क्यों कर रहा है? खुद ब खुद मौजे नहीं, वो पेट्रोल लग रहा है, ठीक है वो आपका मतलब डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, आप उसके बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ना। अब वॉल्यूम में चेंज समझ नहीं आ रही। अगर हम एक पॉइंट फर्ज करें ए से शुरू करते हैं और दोबारा घूम के हम दोबारा ए पे ही आ जाते हैं, तो वॉल्यूम में इतना इंक्रीज हुआ उतना ही तो डिक्रीज हो गए। तो वो वॉल्यूम में चेंज कैसे आ गया? इस फॉर्मूले में W इक्वल टू P आएगा। जी अभी आगे मुझे चलने तो देना, ठीक आप इसी को ना देखें कि सिर्फ इसी से सब कुछ निकलेगा, आगे भी चीजें हैं आप उसको भी देखें, लेकिन पीवी डायग्राम को स्टडी करने का जिस मैंने तरीका बताया कि वो ये तरीका है स्टडी करने का, ठीक है। अभी सिर्फ इसको इसके ऊपर अप्लाई ना करें, इस फॉर्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करके ना देखिए सारे रिजल्ट्स यहाँ से ना निकालें, और भी चीजें हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि पीवी डायग्राम को स्टडी कैसे करना है। तो ये वो तरीका है कि जो दिस फार्मूला फॉर वर्क डन इज ऑलवेज वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस एवरी केस, ठीक है। तो ये ऑलवेज ट्रू।
always valid, always true, always applicable. This formula is always applicable. कोई भी प्रोसेस है आप उसको अप्लाई करें तो आप वर्क डन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो लिमिट्स हैं वो तो हैं वॉल्यूम की, जबकि यहाँ तो प्रेशर है, तो आप इसको प्रेशर को एलिमिनेट कर दें, वैसे कौन ठीक है। तो इसको कांस्टेंट है नहीं, अगर तो कांस्टेंट है तो फिर ये लगा लें आप, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला लगा लें सिंपल। चलिए कांस्टेंट किया तो चलिए इसको करके देख लें आप, वही बन जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर जो है वेरिएबल है। तो इसको हम करने का तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि इसको एलिमिनेट करें पी को, यहाँ इन टर्म्स ऑफ वी लिखने की कोशिश करें, सही। ठीक है। इस पी को इन टर्म्स ऑफ वी लिखने की कोशिश करें, तो वो एक है हमारा जो PV is equal to nRT, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर आइडियल गैस। PV equals to nRT is a इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। तो यहां से आप P निकालें जरा, nRT over V। तो इस हमने इधर पर्टिकुलरली आइसोबैरिक प्रोसेस बता दी, बिकॉज़ हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। नहीं ना, अभी कहाँ मैंने नहीं किया उसको, कांस्टेंट नहीं है। वो कांस्टेंट के लिए प्रेशर थी। अच्छा, दूसरा ये है कि इस P को एलिमिनेट करने का दूसरा तरीका ये है कि PV is equal to constant होता है, PV is equal to constant, say this constant sum K। तो यहाँ से P निकाल लें, तो P is equal to K over V। तो P is equal to K over V पुट करें तो अगेन हमने प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख दिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा, सही। ठीक हो गया। और ये वाला हम कब पुट करते हैं, आमतौर पे आइसोथर्मल प्रोसेस में। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व डिफरेंट वे से कैसे हो सकता है। और अगर पर्सनल प्रोसेस नहीं है तो ये तो फिर यूनिवर्सल आपका आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये तो आप कभी भी अप्लाई कर लें इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, ये आप इक्वेशन ऑफ स्टेट जब मर्जी अप्लाई करें। लेकिन अगर ये करना है तो ये कब होगा, जब प्रोसेस आइसोथर्मल है, जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यही होता है, PV is equal to constant। तीसरा तरीका कि अगर PV ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस P को यहाँ पुट करें तो फिर भी आपका ये भी इन टर्म्स ऑफ V लिखा गया है, तो फिर भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इससे भी थ्योरेटिकली आप ये चार तरीके सामने आ गए, ठीक है। चार तरीके सामने, बेसिकली तो दो ही हैं, एक है कांस्टेंट प्रेशर है तो ये लगा दें, और अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो फिर ये वाला फार्मूला लगा दें। और लेकिन इसको सॉल्व करने के फिर दो तीन तरीके मैं आपके सामने रखे, या P की ये सब्स्टिट्यूशन कर लें, या ये सब्स्टिट्यूशन कर लें, या P की ये सब्स्टिट्यूशन कर लें। अगर ये दो करनी है तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट होगी, और अगर प्रोसेस इंडिपेंडेंट आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ये तो यूनिवर्सल है, किसी भी वक्त ये चल सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप थ्योरेटिकली वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सर वर्क डन मैक्सिमम किस प्रोसेस में होगा? वर्क डन मैक्सिमम किस प्रोसेस? ये सारे प्रोसेस लिखे आपने, वो आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक। आगे देखते हैं इसको मैक्सिमम किस में होगा, चलिए इसको देखते हैं। और मैक्सिमम किस में होगा, उसके बाद एक्सपेंशन में होगा, और ये जो होती है कंप्रेशन में, दोनों में। हाँ जी, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों के केस में, वो तो आपके सामने मैंने रखे। एक के केस में वॉल्यूम बढ़ेगा, एक के केस में वॉल्यूम नहीं, कम इन दोनों होगा। केसेस में वर्क डन किस में ज़्यादा होगा, किस प्रोसेस में ज़्यादा होगा? साइक्लिक प्रोसेस में ये समझिए जहां से शुरू हुआ वहां से वापस आने का ये मतलब नहीं है कि उसका वर्क डन जीरो, उसका आपने एरिया अंडर द कर्व या एरिया ऑफ द साइकिल निकालना है, वो हमें वर्क डन। सर ये तो कंफ्यूजन क्लियर हो, आगे मैं चार केसेस पे भी जाना है,
कि वर्क डन जीरो नहीं है, हम्म। लेकिन आपने कहा कि जो क्लॉकवाइज है वहाँ पॉजिटिव है तो उसे एक्सपेंशन कहेंगे। हमारी कंफ्यूजन ये है कि उसे एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा साइक्लिक है, एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन नहीं होनी, सिर्फ एक्सपेंशन क्यों नहीं, कह रहे मैंने हैं? ये कहा कि अगर ये ऐसा है, मैंने नहीं वो कहा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की इंटरप्रिटेशन तो ये है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको फिर एक्सपेंशन और कंप्रेशन से नो रिलेट नहीं नो करेंगे। नो 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 सही है। इसका एक मतलब और भी हो सकता है कि ये एक्सपेंशन लेकिन साइकिल पॉजिटिव वो पूरा साइकिल में नहीं होगा, पूरे वो साइकिल में नहीं होगा। सही है, ये तो हम पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं ना। सही है, पर्टिकुलर केस में फिर हम अगर ये आ रहा है जैसे ये पूरा साइकिल नहीं है, समझ गए। अब साइकिल के छोटे से पार्ट है, तो अगर सिर्फ छोटे से पार्ट में हमें वर्क डन पॉजिटिव मिल रहा है तो वहां हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट साइकिल है तो फिर हम ये कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। सर इसमें ऐसा करें कि जो कंप्रेशन लिखा हुआ है वो जो वर्क डन नेगेटिव लिखा हुआ है इसका एरिया अंडर द कर्व ड्रॉ करें। एजेंडा कर्व उसके लिए ना मुझे स्केल चाहिए सोने, उसके लिए ना मुझे स्केल चाहिए। अगर आप फर्जी स्केल में बना दूं तो वो और उसका आप इसका आप अच्छा एक कौन सा शेप, एक शेप बताइए कौन सा शेप बन सर रहा ये है? ट्रैपेज में डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं क्या हो गया ट्रेपेजियम? ट्राइपीजियम टाइप सर उसमें कर्व नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होती स्ट्रेट लाइन उधर वाला ठीक बनेगा। है, अगर हम इसको फिर बार भी आगे कि मैं इसे छोटे-छोटे ट्रायंगल्स में ड्रा करना पड़ेगा। नहीं, नहीं। फिर इंटीग्रेट करके चले आप चले इसको ये थोड़ा कर्व है ना, अच्छा इसको देखिए ये ट्रैपेज ये पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है। यस ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? 1/2 sum of parallel sides यस मल्टीप्लाई करें parallel sides डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई multiply by height। हाइट हाइट ठीक है, तो इससे आप निकालो। देखो उसके लिए ये होनी चाहिए आपके पास स्केल होनी चाहिए ना, उसको फिर हम कैसे निकालते हैं। असल में यही बहुत बड़ा काम है और कंफ्यूजिंग भी है कि हम वर्क डन को पीवी डायग्राम से कैसे निकालते हैं। सर ये कुछ और कंफ्यूजन यहाँ जो डेल्टा क्यू है वो टेबल में जी वो भी स्टेट फंक्शन नहीं है, क्यों? हाँ स्टेट फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए भी हमने वो P1 V1 हाँ ये वाला फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर वो P1 V1 साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसमें तो वो दोनों सेम ही हो जाएंगे। सेम नहीं आना, उसमें P1 और P2 मुख्तलिफ हैं। P1 और P1 V1 और P2 V2 अलग अलग होंगे। अलग-अलग। साइक्लिक में हाँ जी साइकिल में भी सर अलग-अलग ही होने, आप बना के देख लें PF और हाँ। PL अलग-अलग। उसका पाथ आपको देखना ऊपर वाले पड़ेगा। जीरो हो जाने, साइडों वाले बच जाने। ठीक है, उसका पाथ आपको देखना अगर वो रेक्टेंगुलर शेप है। अच्छा पाथ को आप सिर्फ सर्कल ना समझे, साइक्लिक प्रोसेस का सर्कल ना समझे, अच्छा वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और ट्रेपेजियम फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता अच्छा सर साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस में आगे है। पता ये आगे चलिए, आगे चलिए। ठीक है। अच्छा वो जो गैमा है रिवर्सिबल की डिस्कशन अभी ना करें, इसको आगे करेंगे। वो जो गैमा लिखा हुआ है बड़ा कंफ्यूजिंग था, कुछ फिजिकल पिक्चर दे सकते हैं आप इसकी? इसकी गामा की हाँ वो जिस तरह वो इक्वेशन में लिखा हुआ है। हाँ ये देखिए, दोनों के ऊपर है या फिर गामा सिर्फ बी के ऊपर है? सिर्फ दी गई सिर्फ v के ऊपर है ये। ठीक है। p v की पावर गामा, सारे का गामा नहीं है। वो गामा होता क्या है? इट इज c3 ओवर ठीक है और c सी तो कल हमने देखा है कि ये डिपेंड करता होता है, अगर मोनोटॉमिक है तो 1.6 है, डायटोमिक है तो 1.4 है और अगर पॉलीटॉमिक है तो 1.3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन ये है कि हमें इसको एडियाबैटिक में ही क्यों इंक्लूड करना पड़ता है, आइसोथर्मल में क्यों नहीं? आइसोथर्मल में नहीं हम करते ना, आइसोथर्मल में तो p v इक्वल टू a आता है। ठीक है, एडियाबैटिक में p v की पावर गामा आती है। प्रोसेस है, इस प्रोसेस उस प्रोसेस में उसकी पावर वेरी करती है और दोनों प्रोसेस डिफरेंट हैं, तभी उनकी ये इक्वेशन करेंगे ना। तो हम फिर ये आज का जो लेक्चर रह जाएगा और भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम थोड़े से कंट्रोल करें अपने क्वेश्चंस को। जैसे हम कोई मजीद 15 मिनट गुजरेंगे तो बहुत से सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर एंड पे तो क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस Q। तो ये वर्क डन है, ये इंटरनल एनर्जी है और ये हीट है। अब तक हम तीनों की बेस बना चुके हैं। ये देखें, हीट की बुनियाद, हीट कैसे निकाल देंगे, सही है। ठीक है, उसकी बेस भी हम बना चुके हुए हैं।
और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी कैसे निकालनी है उसकी बेसिक बना चुके हैं। वर्क डन रहता था, वर्क डन अभी हमने उसकी काफी बेसिक बना ली तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाके हमें आप इस पे अलग अलग से बात करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये वर्क डन है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पीवी डायग्राम से कैसे कैलकुलेट करना है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसका इस फार्मूले से NCV डेल्टा T से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये Q जो है ये हीट है, तो हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है, पाथ फंक्शन है, तो इसको हम इन दो फार्मूलों से हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो भी निकाल सकते हैं इन फार्मूलों की मदद से, ठीक है। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग इन पे टाइम वेस्ट किए बगैर आगे प्रोसेस पे बढ़। अच्छा आगे, अच्छा एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो इन फार्मूलों की मदद से आप निकाल सकते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। मसलन क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 है 1 मोल of nitrogen, 1 mole of nitrogen is heated from 30 degrees Celsius to 80 degrees Celsius at constant volume. Find number 1 delta Q, number 2 change in internal energy, number 3 work done, ठीक है। इसमें हिंट ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सी है, 1 मोल है, एन को क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे स्मॉल एन। अच्छा नाइट्रोजन गैस कौन सी है N2 डायटोमिक, सो N2 इज डायटोमिक। डायटोमिक के लिए हमें पता है कि F क्या होता है 5, ठीक है। और अब डेल्टा Q कैसे कैलकुलेट करना है, डेल्टा Q V इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये लगा के इस फॉर्मूले को लगा के आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। और इसके लिए आपको R की जरूरत पड़ेगी, R ये यूज कर लें, R जो है यानी 2 यूज कर लें कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ये यूज करें R की ये बात, ठीक है। आप इसको सिंपली जो है T1 T2 भी गिवन है 30 और 80, ठीक है। तो N जो है CV को पुट कर लें वो F की फॉर्म में, डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में, F/2 इंटू R, F को 5 पुट कर लें, 2 इंटू R की ये वैल्यू पुट कर लें, सॉल्व करें तो हो जाए। अच्छा इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट है, इसी तरह सेकंड पार्ट को देखें जरा। सेकंड पार्ट है इसका डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो इंटरनल एनर्जी हमें पता है, इंटरनल एनर्जी बराबर होती है NCV डेल्टा T, तो यहाँ भी आप NCV को F/2 इंटू R पुट करें इंटू डेल्टा T पुट करें, इसको भी सॉल्व करें तो ये भी हो जाए। आगे तीसरा है वर्क डन है, तो वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इक्वेशन नंबर 1, ये भी है ये भी है, तो ये निकल आएगा, दोनों को एक माइनस कर दें, वर्क डन निकाल, ठीक है। देख लें 0 आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में बता रहा है कि डेल्टा U की हाँ वैल्यू दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे तो वर्क डन 0 हो और जाएगा, वैसे ठीक भी है वो हिंट भी दिया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम जी। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क डन जो है वो zero, ठीक हो गया। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा कहते हैं सॉल्व क्वेश्चन 1 फॉर नियॉन गैस, नियॉन गैस एट कांस्टेंट P, कांस्टेंट P के ऊपर इसको सॉल्व जी। ये अब यहाँ फार्मूला जहाँ पे हमने ये लगाया हुआ V वाला फार्मूला, यहाँ P वाला लग जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, NCP डेल्टा T, और CP के लिए हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे F/2 + 1 × R, इसको सब्स्टिट्यूशन करें, सॉल्व करें, ठीक है, और F चेंज होगा, और इसी तरह F चेंज हो जाएगा। नियॉन जो है एटॉमिक हिंट इसका ये है कि ये नियॉन इज मोनोटॉमिक, अच्छा मोनोटॉमिक है तो इसका F क्या होगा 3, बाकी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल ऑफ helium is heated
from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Number one, at constant P. Number two, at constant volume. और इसमें भी हमें फाइंड करना है, फाइंड नंबर वन डेल्टा Q, नंबर टू डेल्टा U और W, तीनों केसेस इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो इसका हिंट क्या है? हीलियम कौन सी गैस होती है? एटॉमिक। हीलियम जो है ये मोनोटॉमिक। यस, He is monatomic. So F is equal to 3. बाकी फॉर्मूले वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आप यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर वन क्या है, हम इसमें डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, सेट इक्वेशन नंबर वन। तो इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, हम इसको करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है टेम्परेचर नंबर वन, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट T, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल, इसका मतलब है कि डेल्टा T या dt इक्वल टू 0। नंबर टू, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन है, प्रोसेस शुड बी क्वाजी स्टैटिक। क्वाजी स्टैटिक का वेरी स्लो, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वेरी स्लो होना चाहिए, स्लो प्रोसेस होना चाहिए, क्विक प्रोसेस ना हो, इसके लिए कंडीशन है। तीसरा है वाल्स परफेक्टली डायथर्मल आर कंडक्टिंग। ठीक है, आगे फोर्थ है कि P जो है इस केस में अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम और इसमें वॉल्यूम में और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है, एट कांस्टेंट P। इसको क्या कहते हैं? एट कांस्टेंट T, सॉरी, इट इज कॉल्ड वॉइस। ठीक है, ओके, पांचवा है कि इसमें हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, यही फार्मूला यूज करेंगे तो इससे आ जाएगा। डेल्टा T क्या है? 0। डेल्टा T क्या चीज? 0 इस प्रोसेस में 0 आइसोथर्मल है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल्टा T 0 होगा तो इसकी एनर्जी में चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज नहीं होगा तो पांचवा छठा फर्स्ट लॉ हम बता रहे थे। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। तो ये बताता है कि आप बाहर से जितनी हीट देंगे वो सारे के सारे वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, प्रैक्टिकली कभी नहीं होता, क्योंकि ये हम आइडियल केसेस हैं हमारे ये वाले। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कंजर्वेशन देता है। तो ये बताया कि जितनी हम बाहर से हीट देंगे वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, साथ है कि इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं। ये बात नहीं करी हमने वर्क डन वगैरह में, हमने ये बात नहीं की जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ये नई चीज़ है कि हम स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ
कर्व इन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में हम स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप निकालने का क्या तरीका है कि हमें पता है कि पीवी डायग्राम में ये V है और ये प्रेशर है, ठीक है। और अगर y एक्सिस और x एक्सिस हो तो हम वो निकाल लेते हैं, नहीं tan थीटा नहीं, y एक्सिस और डिवाइड कर हाँ डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x करके, ठीक है, स्लोप ले लेते हैं। तो अभी हम यही करेंगे कि हमारे पास हमें पता है कि PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, PdV प्लस VdP, K का कांस्टेंट डिफरेंशियल लिया, 0 इसका डिफरेंशियल लिया, जी तो यहाँ से आप हमने क्या निकालना है, dp ओवर dv। तो यहाँ से आप dp ओवर dv निकाल लें, तो dp ओवर dv निकाल लें तो माइनस p ओवर v, देखिए कि गलती नहीं की, ओके, माइनस p ओवर v। सो दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व। पीवी डायग्राम में जो स्लोप बनेगी आइसोथर्मल में, उसकी स्लोप ये बनेगी माइनस p ओवर v, डिक्रीजिंग होगी, नेगेटिव साइन ये शो करता है। और आइसोथर्मल कर्व किस तरह का बनता है, इस तरह, ठीक है, ओके। तो इससे हम स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। चलें जी, अब हम करते हैं इसका वर्क डन। अब सारी प्रॉपर्टीज हमने तकरीबन आइसोथर्मल की देख ली है। अब आइसोथर्मल का सिर्फ एक चीज रह गई है, वो कौन सी है, वर्क डन। वर्क डन हम कैसे लेते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ जी, तो वर्क डन के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V1 से V2 P dV जी, यहाँ से P को यूनिवर्सल वो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वहाँ से P क्या पुट करेंगे, N RT ओवर V इनटू dV, और ये इंटीग्रल क्या वो भी किया जा सकता है, हाँ वो भी किया जा सकता है। देखिए आप इसको इससे करें, अभी देखते हैं, उस तरीके से भी करने की कोशिश करें, पहले ये कर लें, उससे भी देख लेते हैं दूसरे तरीके। अच्छा जी, इसमें NRT को बाहर ले आएं, NRT को बाहर ले आएं, और V1 से V2 dV ओवर V, तो ये NRT log ऑफ V, ठीक है, V1 टू V2, तो ये हमें मिल जाएगा NRT log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1, NRT log ऑफ V2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, V2 डिवाइडेड बाय। तो एक ये शेप, इसका मतलब हमारे पास वर्क डन की एक शेप ये आ गई है, NRT log ऑफ V2 और V1 वर्क डन। अच्छा, इसको हम प्रेशर में देख सकते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है ना। अब वो वाली बात आप करें, तो ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जी, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ से निकालें V2 ओवर V1 इज इक्वल टू P1 ओवर P2। इसका मतलब है कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, NRT log ऑफ उल्टे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ देखिए, तो ये उल्ट के साथ आते हैं। अच्छा, अब एक दूसरी फॉर्म वर्क डन ये बनती है आइसोथर्मल के केस में। चौथी जो है वो बनती है कि अगर हम NRT को ये सारा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू NRT, 1 के केस में 1, 2 के केस में 2, और लेकिन T1 और T2 तो ऑलरेडी हम कांस्टेंट कह रहे हैं, इसका मतलब कि NRT के बराबर है, जी जी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जहाँ NRT जहाँ P1 V1 आ रहा है या जहाँ NRT आ रहा है उसको हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं रिप्लेस करूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू NRT की जगह पर पुट करता हूँ मैं P1 V1 और log ऑफ V2 ओवर V, एक शेप के बन सकते, ठीक है।
या इसको आप NRT को इसके बराबर रखने के बजाय इसके बराबर भी रख सकते हैं, यानी P2 V2 log ऑफ V2 ओवर V1, ठीक है। तो एक शेप ये बन सकती है। और इसके लिए क्या बन सकती है, वर्क डन इज इक्वल टू NRT की जगह पे P1 V1 log ऑफ P1 ओवर P2, या इसको P2 V2 log ऑफ P1 ओवर P2। तो ये 1 2 3 4 डिफरेंट फॉर्म्स में हम वर्क डन को लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल्स। शेप न्यूमेरिकल्स में हमें क्या चीज़ दी हुई है क्या नहीं दी, तो आप उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अब मैं आगे एडियाबैटिक प्रोसेस सर करेंगे। इसमें दूसरा है पॉइंट, उसको थोड़ा सा करने के बाद इसको वो जो आपने का प्रोसेस शुरू की, हाँ, ये क्वालिस्टेटिक होना चाहिए, स्लो प्रोसेस होना चाहिए। स्लो प्रोसेस ये है कि प्रोसेस को इतना टाइम मिले कि वो टेम्परेचर को फ्लो कर सके, टेम्परेचर को फ्लो होने का टाइम मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वो असम्पशन जो साउंड की कैलकुलेशन की थी लैप्लास और न्यूटन ने ये किया था कि उसको आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था, याद है? उसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी आई, और उसके बाद लैप्लास ने सिचुएशन की कि उसने एडियाबैटिक प्रोसेस लिया कि इतने फास्टली कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन हो रहे हैं साउंड में कि टेम्परेचर को फ्लो करने का टाइम नहीं मिलता। सही सही ठीक, क्वालिस्टेटिक प्रोसेस तेज प्रोसेस है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस तेज प्रोसेस है, और इसके मुकाबले में आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होना चाहिए कि टेम्परेचर को फ्लो करने का टाइम मिलना चाहिए। वो कॉन्स्टेंट रहे। हाँ, इसलिए आइसोथर्मल के केस में प्रोसेस क्वालिस्टेटिक होना चाहिए यानी स्लो होना चाहिए, लेकिन एडियाबैटिक के केस में ये फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। सही ओके, आगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पर जो सवाल है तो करिए। आगे है एडियाबैटिक। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? नो हीट एक्सचेंज, इतना फास्ट होता है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती, और उसके की जो वाल्स हैं वो इंसुलेटिंग वाल्स हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक हो सकता है कि उसकी वाल्स इंसुलेटिंग हो, लेकिन अगर टायर के केस में है तो वो इसमें एक जो है क्या है, Q जो है वो 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर Q 0 है तो रिड्यूस फॉर्म क्या बनेगी? रिड्यूस फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या बन जाएगी? डेल ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी हो, मैं खाए पिए बगैर आप जो है जंपिंग करें, एक्सरसाइज करें, ये मतलब खाए पिए बगैर बाहर से एनर्जी दिए बगैर आप जो पहले से मौजूद है इंटरनल एनर्जी, उसी के बिहाफ पे आप जिम का चक्कर लगा के, ठीक है, वो खत्म ठीक है। हो गई। हाँ, फिर बात और तीसरा इसकी वॉल जो है परफेक्टली इंसुलेटिंग, और इसका फोर्थ है प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, ये तो ठीक है। आइसोथर्मल में स्लो, एडियाबैटिक में फास्ट, और इसकी वेरी फास्ट में वो ब्रस्टिंग ऑफ टायर, इसकी और भी एग्जांपल हो सकती है, क्लाउड फॉर्मेशन भी कहते हैं, ब्रस्टिंग ऑफ टायर, ये इसकी सारी एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, आगे है, अच्छा इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि ये नेगेटिव आ रहा है। अगर वर्डन कब नेगेटिव होता है? जब वर्डन ऑन द सिस्टम के, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वर्डन पॉसिबल है, हम कहेंगे सिस्टम वर्डन कर रहा है, उसके इंटरनल हाँ, काम हो रहे हैं। अब आपकी मर्जी है ना कि अगर तो सिस्टम हमें वर्डन बाय द सिस्टम है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वर्डन ऑन द सिस्टम हम कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव उस केस में जब हम वर्डन कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, वर्डन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से कैंसिल हो गया,
इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। आप थर्मस की एग्जांपल ले लें, थर्मस को पकड़ के हिलाएं, आप वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, उसके केस में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा, तो इंटरनल एनर्जी मजीद बढ़ जाएगी, यानी चाय मजीद गर्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो यही यहाँ इस पॉइंट में मैं कहना चाह रहा था, इस फिफ्थ पॉइंट में वर्क डन ऑन द सिस्टम is negative, then डेल्टा यू जो है ये पॉजिटिव होगा सिर्फ इस केस में। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये नेगेटिव रहेगा। उस केस में इस वाला केस जो है, जो W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू लिखा हुआ है, ये वर्क डन हम ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल एनर्जी करेंगे। लेकिन इस केस में हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, उसके केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ से ये नुकता निकलता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अगर हम करना चाहते हैं तो वी हैव टू डू वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, इस केस में जो एडियाबैटिक के केस में जो हमारी इक्वेशन बनती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में ये कहने P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे रिस्पॉन्सिबल की। और यहाँ पे गामा क्या है हमें पता है, CP और CD, या इसको इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है तो वो ये आ जाएगा 1+2/f, 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 तो ये गामा कहलाता है। तो यहाँ तक एडियाबैटिक प्रोसेस की जो है प्रॉपर्टीज मुकम्मल हुई, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम इसको देख लेते हैं, वर्क डन को। अच्छा, स्लोप निकाली थी हमने? नहीं, स्लोप यहाँ निकाला, इधर कर दिए शिफ्ट। चलिए इसको अभी स्लोप पहले लिख लेते हैं। ये 6 पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट स्लोप ऑफ पीवी कर्व। तो इसमें हमें है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्लोप वाला, यहाँ से कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल है पी, वैसे वी का डिफरेंशियल गामा, वी की पावर गामा -1 डी वी प्लस, अब वी की पावर गामा वैसे डी पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से डी पी ओवर डी वी निकालें जरा, डी पी ओवर डी वी, ये नेगेटिव आ जाएगा उधर जाके, और पी गामा वी गामा -1 डिवाइडेड बाय वी की पावर गामा। ठीक है, देखिएगा गलती ना हो। ओके, ठीक है, तो ये जरा देखें इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। एक वी की पावर गामा एक वी की पावर गामा से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस गामा इंटू पी ओवर वी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने स्लोप आइसोथर्मल के केस में हमें स्लोप निकाली थी, वो क्या निकली थी? माइनस पी ओवर वी। तो ये वाली वही स्लोप है आइसोथर्मल। इसका मतलब एक रिजल्ट ये निकल रहा है कि डी पी ओवर डी वी स्लोप ऑफ इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस it is equal to gamma times slope of isothermal process। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसकी स्लोप गामा टाइम्स ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर दो पीवी डायग्राम में दो ग्राफ नीचे गिर रहे हैं, जो तेजी से गिर रहा है वो एडियाबैटिक का होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। यानी अगर एक ये कर्व है, ठीक है, और एक ये कर्व, ये एक इन दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। जी जितनाइज करें कौन सा? नीचे वाला जो तेजी से गिर रहा है ये एडियाबैटिक होगा,
और ये ऊपर वाला आइसोथर्मल, ठीक है। ये कहाँ से पता चला? इस लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये दोनों कर्व यानी एक आइसो का हो और एक एडिया का, तब ऐसा हो। एक और रिजल्ट भी है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि dP over dV for adiabatic process is higher than dP over dV for isothermal process, ठीक है। ये रिजल्ट ये हम अभी देख भी चुके हैं, इसका स्लोप जो है उससे ज्यादा। अच्छा, आगे जो है हम एक और रिजल्ट भी है। एक तो ये कि हमने देख लिया ना कि इनका जो प्रोसेस है एडियाबैटिक का वो हायर है, गामा टाइम्स हायर है। अच्छा, गामा किसके लिए हायर है? मोनो के लिए, डाया के लिए, पॉली के लिए? मोनो के लिए। मोनो के लिए 1.6 हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसमें फाल कौन सा करें? यानी सेम प्रोसेस के लिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फॉर सेम प्रोसेस का मतलब या तो आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक हो, जो भी प्रोसेस दोनों में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो, तो उसके लिए जो dP over dV है फॉर मोनो वो हायर होगा एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ dV फॉर डायाथर्मल, ये हायर होगा स्लोप ऑफ dV फॉर पॉली। ये दूसरा, ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि कौन सा मोनोटोमिक है और कौन सा। इसका मतलब है कि अगर एक और इसकी पीवी डायग्राम ड्रॉ करके प्रेजेंट करें। हमारी है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? अब हमने फिक्स कर दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये तीनों कर्व तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, मोनो के लिए, डाया के लिए और पॉली के लिए। आप इसको रिकॉग्नाइज करें कि ये पीवी डायग्राम में कौन सा मोनोटॉमिक है, कौन सा डायाटॉमिक का कर्व है, कौन सा पॉलीटॉमिक। सबसे ऊपर वाला पॉली है, सबसे इस रिजल्ट को सामने रखना है कि मोनो की स्लोप हाईएस्ट स्लोप है, फिर स्लोप डाया की उससे कम है और पॉली की उससे कम है। तो ये हाईएस्ट, इसका मतलब ये वाली मोनो है, मोनोटॉमिक का कर्व है ये वाला एडियाबैटिक प्रोसेस में, और ये डायाटॉमिक का और ये वाला पॉलीटॉमिक। ठीक, तो ये रिजल्ट दोनों स्लोप से रिलेटेड है, स्लोप ऑफ द पीवी डाया। अच्छा चलिए जी, अब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में आ रहा हूँ, उस पर वर्क डालने। हमारे पास कितना टाइम है? 25 minutes. 25, बस ठीक है, उसमें ही हो। ठीक, अब हम वर्क डन कैलकुलेट, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वो तो होगा ना, आइसो कम, उसकी स्लोप कम है और एडियाबैटिक की ज्यादा आइसोथर्मल में मोनोपोली और डाई होगा, उसमें भी होगा ना। हाँ नहीं, नहीं कर सकते। सॉरी, ये और उसमें भी नहीं, ऐसे उसमें गामा नहीं है। ठीक है, उसमें गामा नहीं है, बिल्कुल। ये बात इसके लिए वैलिड जहाँ गामा है, वो गामा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, फिर वहाँ पे आइसोथर्मल रेस करना पड़ेगा। कौन सा? वो नहीं, वो तो आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल के दरमियान लिखा हुआ है ना, सिर्फ ये आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। नीचे, हाँ नीचे में ठीक है। आप इस आइसोथर्मल को रेज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आइसोथर्मल में तो हाँ गामा नहीं है, तो उसमें मोनो डाया का और पॉली का नहीं बनेगा। हाँ, आप इसको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए
ठीक। अच्छा अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन कैलकुलेट करने का वही स्टैंडर्ड तरीका है जो हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा है कि वर्क डन के लिए, अच्छा इसने दो मेथड से किया हुआ है, हम मेथड 1 पहले अप्लाई कर लेते हैं। मेथड 1 जो है वो वही है जो हम पहले भी करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू V1 टू V2 P dV, ठीक है। अब क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम P को क्या पुट करें, P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K, तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, K ओवर V की पावर गामा, तो इसको पुट करें यहाँ पे V1 टू V2 K ओवर V की पावर गामा D ऑफ K, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, कैसे इंटीग्रेशन होगी, इसकी लॉग तो नहीं आएगा, इसका बनेगा K बाहर ले लें, V1 टू V2 V की पावर माइनस गामा T टू D, पावर छोड़ के डेरिवेटिव पावर इंक्रीजिंग फार्मूला लग जाएगा, यानी V की पावर माइनस गामा प्लस 1 ऑफ 2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। देखिए गलती ना होगा कैलकुलेशन में यहाँ तक। अच्छा अब हम एक तो ये फॉर्म है वर्क डन की जो V की वॉल्यूम की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका दूसरा तरीका है कि हम इसको यहाँ से देख लें, यानी ये जो P V की पावर गामा इज इक्वल टू K है ना, इसको लिखा जा सकता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जहां K आ रहा है K को रिप्लेस कर सकते हैं P1 V1 की पावर गामा से या P2 V2 की पावर गामा, ठीक। अच्छा K को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 1 माइनस गामा इंटू K इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस K इंटू V1 1 माइनस गामा जी। अब यहाँ क्या पुट करें 1 माइनस गामा, K की जगह क्या पुट करें, V2 आ रहा है, नहीं 1 नहीं ना करेंगे, V2 आ रहा है ना, तो V2 वाली डेफिनेशन यहाँ V1 आ रहा है तो 1 वाली डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी P1 V1 V1 की पावर 1 माइनस गामा। सर इसके ऊपर गामा नहीं है, K की जगह आपने K की जगह आपने पुट की है ना, हाँ अच्छा ठीक है गामा, ठीक है यहाँ है, ठीक है बिल्कुल आ गया, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हाँ जी 1 ओवर 1 माइनस गामा, यहाँ क्या रहेगा, ये V की पावर गामा माइनस वाले ये खत्म हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1, ये वर्क डन की एक शेप की आती है और ये आपको हेल्प भी कर सकती है PV डायग्राम, ये शेप वर्क डन की हमें PV डायग्राम में हेल्प कर सकती है क्योंकि P2 V2 V1 की फॉर्म में ये मिलती है। अच्छा अब इसे मजीद भी लेकिन लिखा जा सकता है कि हम इसको NRT की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT है, तो अगर P1 है V1 है तो P1 हो जाएगा, अगर P2 है V2 है तो यहाँ P2 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो 1 ओवर 1 माइनस गामा NRT2 माइनस NRT1, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, NR बाहर ले लें NR 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1, तो ये भी फॉर्म, ठीक है। इसको मजीद एक मेथड हम तकरीबन यूज़ कर लिया हुआ है वर्क डन कैलकुलेट करने का, इसको एक और मेथड से भी किया जा सकता है, तो वो मेथड 2 भी अप्लाई करें।
मेथड 2 ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि Q जो है वो 0 है, इसलिए रिड्यूस फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो बन जाती है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो इसको हम लिख सकते हैं U का फार्मूला हमें पता है। U का फार्मूला मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, U इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस वो क्या है, N CV डेल्टा T। ठीक है, ठीक। अब हम CV को यहाँ पुट करते हैं। CV को हम अब कैसे करते हैं, इसको स्टैटिक इक्वेशन और हम कंबाइन करते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये पढ़ा हुआ, और इसको कंबाइन कर लेते हैं CP इज इक्वल टू गामा इंटू CV। गामा की डेफिनेशन क्या होती है, CP ओवर CV, वहां से CP निकाल दो। अब इस CP को यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा, गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R। तो क्या बना, CV कॉमन ले, गामा माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू R, तो CV किसके बराबर आ गया, R ओवर गामा माइनस 1। तो इस CV की पुट इन स्टैटिक इक्वेशन, तो हमें वर्क डन क्या मिल जाएगा, माइनस N R ओवर गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T। ठीक है, ठीक है, इसको हम यहाँ ले जाए, N R ओवर ये गामा माइनस 1 है, इसको 1 माइनस गामा कर दें इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T वही है T2 माइनस T1। तो ये वर्क डन वही वाला हमें दूसरे मेथड से मिला। सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेट एडियाबैटिक प्रोसेस जो कि लंबा प्रोसेस है, आइसोथर्मल भी और एडियाबैटिक। अब आगे जो है आइसोबैरिक और आइसोकोरिक हैं, वो छोटे से हैं, वो भी छोटे। DP जो है ये क्या है, ये 0 है, और हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या कहते हैं, चार्ज लॉस। ठीक है, और इसमें हम वर्क डन इस प्रोसेस में कैसे करेंगे, एक प्रॉपर्टी मतलब ये हो गई, एक प्रॉपर्टी ये और दूसरी ये, और तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ जी, इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, P इंटू और ये कैसे हम करते, कब ये फार्मूला में बताया कब लगाते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये फार्मूला लगा के हम वर्क डन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी P इंटू V2 माइनस V1। तो अब अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग वॉल्यूम है तो वर्क डन नेगेटिव। और ये V है, तो हमने प्रेशर कांस्टेंट करना है, तो ये लाइन कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ ये है, स्लोप 0, हाँ एक्स एक्सिस के लोग। अच्छा, आगे है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है,
इसका मतलब V1 इक्वल टू V2, इसका मतलब है कि dV या डेल्टा V ये 0 है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसका वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, V इंटू डेल्टा V से, ठीक है। क्या निकला वॉल्यूम इसका, V2 माइनस V1, जी क्या निकला, 0। दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन नहीं हो सकता ना, तो वर्क तो इसका वर्क डन 0 हो गया। एक प्रॉपर्टी ये आ गई। अगली प्रॉपर्टी ये कि इसकी रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी इक्वेशन नंबर 1 से वो क्या बनती है, वर्क डन 0 हो गया ना, उस इक्वेशन में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो ये वर्क डन 0 हो गया, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, तो ये इसकी कुछ ठीक है। इसका मतलब इस केस में एक तो तरीका है कि हाँ, और डेल्टा U और इसमें हीट हमें निकालनी हो तो वो फार्मूला आप लगा सकते हैं, यानी हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, NCV, हाँ जी, फार्मूला लगाएं NCV डेल्टा T, तो इससे आपकी इंटरनल एनर्जी निकल आएगी, और यही इंटरनल एनर्जी असल में हीट की। तो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुकम्मल है। आप बस 2-3 वर्क डन 0 है इसलिए, और इसकी स्लोप क्या होगी, इसको बटन आ जाना V2 माइनस V1 0 आ जाना dy ओवर dP over dV लगाना है, हाँ Y और एक्सिस dV की स्लोप 0 है, वैसे ही बटन ठीक है, और y पैरेलल टू y एक्सिस है ना, ठीक है, स्लोप वैसे ही तो इसकी स्लोप यानी इंफिनिट कहेंगे हम, हाँ yes is nice yes y एक्सिस के दोनों अनडिफाइंड है। undefined अनडिफाइंड, ठीक है जी। आगे है जी लिमिटेशन का फर्स्ट लॉ फॉर्मूला की लिमिटेशन, वो देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक तो ये कि हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या है, नंबर 1, दिस लॉ नॉट गाइड अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन बताता है, इट डज नॉट गाइड about the direction of flow of heat किधर को फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन नहीं पता। नंबर 2, जब हमने इसको किया था 100%, यानी ये जो डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन, ये क्या बता रहा है कि जो हम सिस्टम को एनर्जी देंगे, जो हीट देंगे बाहर से, वो सारी की सारी, इसका मतलब है कि हम बाहर से सिस्टम को हीट दें और 100% वर्क डन मिल जाए, 100% एफिशिएंट हीट इंजन इज पॉसिबल, ये बता रहा है फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन सेकंड लॉ क्या बताता है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज लिमिटेशन, ठीक है। इसका मतलब है 100% अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 100% efficient heat engine is possible by energy conservation, क्योंकि एनर्जी कंजर्व करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही डील करता है, तो लिहाजा इसके मुताबिक तो 100% एफिशिएंट हीट इंजन बनाया जा सकता है। लेकिन सेकंड लॉ कहता है कैसे, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड, ये वही थी जो मैंने लिखी थी कि तमाम हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसको जीरो कर दें, लेकिन सारे वर्क को हम हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये जरा ध्यान रखिए बाद में जब पॉइंट लिखा, ऑल वर्क done can be converted into heat, लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, बट all heat is not possible to convert into work। तमाम हीट को तो वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है इस लॉ के मुताबिक, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वर्क डन को हॉट बॉडी ने कुछ ना कुछ कोल्ड बॉडी को हीट जो है वो एग्जॉस्ट कर दी। आगे फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही फोर्थ पॉइंट जो है अगले हमारे लेक्चर की बेस बनेगा, वो है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी नहीं बताता कि वो प्रोसेस होगा या प्रोसेस नहीं होगा, ये नहीं बताता। फोर्थ पॉइंट है इट डज नॉट guide about the feasibility or feasibility in terms of spontaneous process, कि वो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस की फिजिबिलिटी क्या है कि वो खुद ब खुद हो जाएगा प्रोसेस या खुद ब खुद नहीं होगा। यहाँ स्पॉन्टेनियस मुराद है कि प्रोसेस नेचर में जितने प्रोसेस हो रहे हैं स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हीट का फ्लो हायर बॉडी से लोअर बॉडी तक खुद ब खुद हो जाता है, हम नहीं करते। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में कोई गाइड नहीं करता कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो खुद ब खुद हो जाएगा या खुद हमें करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा तो हमें बाहर से प्रेशर देना पड़ेगा, वही उसे टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, तब होगा। तो इसके बारे में हमें गाइड नहीं करता। तो कल का हमारा लेक्चर जो है वो इसी पे होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पे, और इसी को हम फिर लिंक करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ और फिर एंट्रोपी वगैरह के साथ। आज का लेक्चर यहाँ, कोई क्वेश्चन है तो